साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव का है, ध्यान देना है। इसको एक और नाम से जानते हैं, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, ये इसका दूसरा नाम है। ये पावलोव का है, ध्यान देना है। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम एसआर बॉन्ड एसआर थ्योरी कहते हैं, उस पर चर्चा किया था। और हमने ये भी बताया था कि सभी जो भी सीखने के सिद्धांत हैं उसी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के इर्द गिर्द अपना विचार देते हैं। उसके अगले क्रम में आज हम पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके बाद स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं, क्या इनके सिद्धांत की विशेषता रही है, कैसा प्रयोग रहा। सबसे पहले हम पावलोव के विषय में जानते हैं। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान देना है, रूसी मनोवैज्ञानिक। और ये शरीर शास्त्री थे, एक तरह से हम डॉक्टर कह सकते हैं। ये शरीर शास्त्री थे। वस्तुतः शरीर शास्त्री थे और इन्होंने अपना जो ये प्रयोग किया था ये सन 1900 ईस्वी में किया था। शरीर शास्त्री थे। इन्होंने कुत्तों पर अपना प्रयोग किया। कुत्तों पर प्रयोग ये कर रहे थे पाचन क्रिया से संबंधित। पाचन क्रिया कैसे होती है, लार की उसमें क्या भूमिका है, इस पर वो प्रयोग कर रहे थे। कुत्तों पर प्रयोग करने से पहले उन्होंने कुत्तों की जो गला है वहां से काट करके वहां एक नली लगा दिया, जिससे ये पता लगे कि लार कब टपकता है, कितनी मात्रा में टपकता है। इनके प्रैक्टिकल से ये जो लार की जानकारी कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने भोजन और लार ये क्रिया करना प्रारंभ किया। भोजन जो उद्दीपक था, ये उद्दीपक था भोजन, इसको हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक यह है, स्वाभाविक। ये भोजन कुत्ते के सामने रखते थे और उसके बाद जब भोजन रख देते थे तो घंटी बजाते थे। दूसरा जो उद्दीपक था वह था घंटी बजाना, यह भी उद्दीपक ही था जो अस्वाभाविक था। अस्वाभाविक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो मुख्य उद्दीपक था वो भोजन था, और वो जब घंटी बजाते थे तो घंटी बजाने से क्या होता था, लार टपकती थी। लार टपकना ये स्वाभाविक अनुक्रिया थी। स्वाभाविक अनुक्रिया। जब वो घंटी बजाते थे, जो उसको हम
द्वितीय अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। जब वो घंटी बजाते थे, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक दिखाने पर घंटी बजाते थे तो लार टपकना प्रारंभ हो जाता था। यह क्रिया वो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और इसको हम यश1 कहते हैं, इसको यश2 कहते हैं। ये क्रिया बार बार करते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है जब इस भोजन को हटा दिया जाता है और घंटी बजाई जाती है, तब भी लार टपकना प्रारंभ हो जाता है। यही इनका प्रयोग था। कहने का मतलब यह है, एक स्थिति ऐसी आती है जब बिना उद्दीपक के, बिना स्वाभाविक उद्दीपक यश1 के भी घंटी बजाने यश2 से लार टपकना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक को हटा देने के पश्चात अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। इसी को यश1 यश2 आर ये कहा जाता है। यश1 स्वाभाविक उद्दीपक है और यश2 अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन यश1 के हटने पर यश2 अस्वाभाविक उद्दीपक का आर से अनुक्रिया हो जाता है। इनके जो कहने का मतलब है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत यह बताता है कि किसी क्रिया को बार बार जब दोहराई जाती है, जब कोई क्रिया बार बार की जाती है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। इसका मतलब अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध से होता है। यश2 या यश1 का संबंध अनुक्रिया से हो जाता है, स्वाभाविक अनुक्रिया से हो जाता है। जो निष्कर्ष निकाला इन्होंने वो था, अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध से होता है। अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध से होता है। पहली बात, अधिगम जो होता है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध से होता है। और दूसरी बात, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से अस्वाभाविक उद्दीपक भी, अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपन देता है। प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपन देता है। ये इनके सिद्धांत का मूल है, इसको ध्यान में रखना है। अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध से होता है और किसी भी क्रिया को जब हम बार बार दोहराते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपन वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपन देता है। 1904 में इन्होंने अपने इस प्रयोग की व्याख्या अपने हिसाब से पुनः की और व्याख्या में पावलोव ने कहा
अनुबद्ध अनुक्रिया के इस प्रयोग के तत्व विख्यात हैं, सभी जगह विख्यात हैं। एक विशिष्ट उद्दीपन के फलस्वरूप प्रतिक्रिया आमतौर पर होती है, विशिष्ट उद्दीपन के फलस्वरूप, और उसे छांट लिया जाता है। यह माना जाता है उद्दीपन अनुक्रिया प्राणी की मूल प्रवृत्ति का एक भाग है। किसी भी प्राणी में उद्दीपन और अनुक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। यह उस प्राणी के प्रवृत्ति, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसी का एक भाग है उद्दीपन और अनुक्रिया। तो ये विशेष बात ये निकल के आती है कि उद्दीपन अनुक्रिया प्राणी के मूल प्रवृत्ति का ही एक भाग है। और मूल प्रवृत्ति, मूल उद्दीपन के साथ नया उद्दीपन दिया जाता है। जो मुख्य उद्दीपन है उसके साथ हमें नया उद्दीपन देते हैं। जैसे भोजन के साथ घंटी, ये मूल उद्दीपन है और उसके साथ एक नया उद्दीपन है, और कुछ समय बाद मूल उद्दीपन से इस मूल उद्दीपन को हटा दिया जाता है और नए उद्दीपन से जो घंटी बजाना था उसी से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जो मूल उद्दीपन से होती थी वही नए उद्दीपन से भी होती है। इस प्रकार अनुक्रिया नए उद्दीपन से अनुबद्ध हो जाती है। यही इस सिद्धांत का मूल है। नए उद्दीपन से भी अनुक्रिया अनुबद्ध हो जाती है। अनुबद्ध अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है। यह भी विशेषता है। कुत्तों पर प्रयोग हुआ था, ध्यान देना है। और जो विशेषता है इनके सिद्धांत की, अनुबद्ध अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है। अनुबद्ध अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है, ये ध्यान देना है। स्वभाव बन जाती है और स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपनों को एक साथ प्रस्तुत करने से अनुबद्ध अनुक्रिया संपादित होती है। ये दूसरी विशेषता है। स्वाभाविक तथा कृत्रिम, स्वाभाविक तथा कृत्रिम उद्दीपनों से, दो उद्दीपन है, एक स्वाभाविक भोजन और कृत्रिम उद्दीपन घंटी बजाना, जब एक साथ प्रस्तुत करते हैं, एक साथ प्रस्तुत करने से उद्दीपन अनुबद्ध अनुक्रिया अनुबद्ध अनुक्रिया संपादित होती है। जब एक साथ हम प्रस्तुत करते हैं तो अनुबद्ध अनुक्रिया संपादित होती है। ये इनके सिद्धांत का मूल है, इसको ध्यान में रखना है। स्वाभाविक जो उद्दीपक है और कृत्रिम उद्दीपक हो, जब एक साथ हम प्रस्तुत करते हैं तो अनुबद्ध की अनुक्रिया होती है। अनुबद्ध अनुक्रिया जब हम धीरे धीरे या बार बार उसको हम प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति में समाहित हो जाती है, एक उसका स्वभाव हो जाता है और उसकी आदत में वो परिणित हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी क्रिया को बार बार करते हैं, दोहराते हैं, तो हमारा वह अस्वाभाविक उद्दीपक वही प्रतिक्रिया देने लगता है
जो स्वाभाविक उद्दीपक देता था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है। अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शैक्षिक उपयोगिता। इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में कक्षा में एक शिक्षक इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे कर सकता है। जो सबसे पहली उपयोगिता है वह यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा बालक में भय हो, प्रेम हो, घृणा हो, ये जो भी भाव उत्पन्न करना चाहे, पैदा करना चाहे, आसानी से पैदा कर सकता है। बालक के अंदर भय, प्रेम, घृणा का भाव शिक्षक आसानी से पैदा कर सकता है। ये पहली उपयोगिता है। जो भी वो पैदा करना चाहे आसानी से पैदा कर सकता है। दूसरी जो विशेषता है, दूसरी जो उपयोगिता है वह है आवृत्ति के विकास में शिक्षक इस सिद्धांत से छात्रों में अभिवृत्ति का विकास कर सकता है। और जो तीसरी उपयोगिता है, ये मानसिक रोगी हो या संवेगात्मक रोगी हो, बालक मानसिक या संवेगात्मक रोगों का उपचार इसके द्वारा किया जा सकता है। ये व्यवहारिक उपयोगिता है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता है। अगर हम किसी बालक में भय, प्रेम, घृणा का भाव पैदा करना चाहते हैं तो ये सिद्धांत उपयोगी है। स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा हम अनुक्रिया से संबंध स्थापित कर लेते हैं। यही शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है या अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत है। शिक्षक छात्रों में अभिवृत्ति का विकास इस सिद्धांत के द्वारा कर सकता है और मानसिक या संवेगात्मक रोगों का उपचार भी इस सिद्धांत से किया जा सकता है। ये पावलोव का अनुबंध सिद्धांत है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये प्रश्न सामने बन के आता है कि ये कहाँ के थे, तो ये आपको देना है कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, शरीर शास्त्री थे। इनका प्रयोग किस पर हुआ? प्रयोग कुत्तों पर किया इन्होंने। और इस सिद्धांत का जो सबसे बड़ा लाभ है, शिक्षा के क्षेत्र में हम अभिवृत्ति का विकास कर सकते हैं। हम भय, प्रेम, घृणा
का भाव आसानी से पैदा कर सकते हैं और मानसिक संवेगात्मक रोगों का इलाज भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की चर्चा हम लोगों ने किया। इसके पहले हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का पढ़ा था। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम भी बताए थे, प्राथमिक नियम और गौण नियम। प्राथमिक नियम 3 है, महत्वपूर्ण, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और गौण नियम कई हैं, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, उसमें ध्यान नहीं देना है। अगले वीडियो में हम स्किनर्स का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।